हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताने वाले हैं। जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के दुत्कार के बावजूद फिर कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और जरदारी ने एक साथ उगल डाला जहर। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, जी हाँ, भारत के 3 सबसे बड़े रक्षा खरीदार। लेकिन किस देश ने क्या खरीदा, आपको बताएंगे भारत से। साथ ही साथ व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे क्या राष्ट्रपति बाइडेन। भारतीय अमेरिकी समुदाय को भेज दिया जश्न का न्योता, जी हाँ। साथ ही साथ बताएंगे उधारी की बैसाखी पर कब तक जिएगा पाकिस्तान। चीन से फिर मांग दिए इतने अरब युआन, कहा बाद में चुका देंगे। तो वहीं दोस्तों बताएंगे बीजेपी का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य 2026 को लेकर क्या है। अमित शाह जी ने कर दिया बड़ा खुलासा। साथ ही साथ रेलवे का बहुत बड़ा कदम, रिजर्वेशन वाले कोच में नहीं चढ़ पाएंगे, जनरल टिकट वाले बताएंगे क्या है नया प्रावधान। और प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगी इन स्टेशन पर, बताएंगे दोस्तों कहाँ की ये सारी खबरें हैं, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत की दुत्कार के बावजूद फिर कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान। शहबाज जरदारी ने भी उगल डाला जहर। जी हाँ, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक दिन पहले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने और भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। इस घटना के चंद घंटों बाद रविवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ते हुए काला दिवस मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर के प्रति पाकिस्तान के समर्थन का दावा किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग संदेशों में कश्मीरियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार के प्राप्ति तक अटूट समर्थन का वचन दिया। उस अवसर पर अपने संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जहर उगलते हुए कहा, आरोप लगाया कि पिछले 77 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर उसका विशेष दर्जा समाप्त करने की घटना का भी जिक्र किया। साथ ही साथ जरदारी ने क्या कहा वो आपको बता दें। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान और कश्मीर की आजादी तक पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जरदारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भारत पर जम्मू और कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के हनन को रोकने, कश्मीरियों की पीड़ा को कम करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के लिए दबाव डाले। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में भारत पर कथित तौर पर अत्याचार का आरोप लगाया और कश्मीरी लोगों के न्यायोचित उद्देश्य के लिए पाकिस्तान के अटूट नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन का भी दावा किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये नहीं पता कि तुम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ चाहकर भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि कश्मीरी भाई और बहन भारत के साथ रहना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे साथ रह करके बर्बादी में जीना चाहेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। कश्मीरियों को भी पता है कि भारत उनको वो सुविधाएं मुहैया करा सकता है जो पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ, ऐसे में कश्मीरियों का सपना अगर पाकिस्तान छोड़ ही दे तो बेहतर बात होगी। वहीं आपको बता दें व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारतीय अमेरिकी समुदायों को भेजा जश्न का न्योता। जी हाँ, दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगा व्हाइट हाउस। भारतीय अमेरिकियों के साथ दिवाली मनाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोस्तों, इस बार फिर दिवाली पर व्हाइट हाउस दीपों की रोशनी से जगमग हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय अमेरिकियों को दिवाली मनाने के लिए सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में बुलाया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में दिया जलाएंगे। इसके बाद वो भारतीय अमेरिकियों की सभा में भाषण देंगे। ये व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन का आखिरी दिवाली कार्यक्रम होगा, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन उम्मीदवार नहीं है। राष्ट्रपति के परिचय में नासा के अंतरिक्ष यात्री और सेवानिवृत्त नौसेना कप्तान सुनीता विलियम्स का एक वीडियो संदेश होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सुनीता विलियम्स ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दुनिया भर के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से जो बाइडेन जी दिवाली मनाने के लिए काफी लालान्वित नजर आए हैं और उन्होंने अमेरिकी हिंदुओं को या यूं कहे कि भारतीय अमेरिकी समुदाय को जश्न मनाने के लिए न्योता भेजा है, वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे में आप भी एडवांस में हैप्पी दिवाली कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें विदेश मंत्री ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पर दिया रोचक जवाब, कहा हमारे लिए सब अच्छे हैं। जी हाँ, अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। नवंबर में मतदान के बाद जनवरी 2025 में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम सामने आएगा। डेमोक्रेट खेमे से भारतवंशी कमला हैरिस प्रत्याशी है। कमला हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इस बार वे खुद ताल ठोक रही है। उनके सामने रिपब्लिकन खेमे के नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती है। दोनों खेमे अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। भारत के लिए इन दोनों नेताओं में कौन बेहतर राष्ट्रपति होगा, इस सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने बेहद
दिलचस्प जवाब दिया। जयशंकर जी ने कहा कि हमारे लिए सब अच्छे हैं। उन्होंने जब एक परिचर्चा के दौरान ये जवाब दिया तो सभा में मौजूद तमाम लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। विदेश मंत्री की टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की विदेश नीति काफी हद तक अगले राष्ट्रपति और भारत के प्रति उनके रवैये पर निर्भर रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने एक सभा में कहा था कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कंपनियों से अमेरिका में सामान के आयात पर बड़ा टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, उधारी की बैसाखी पर कब तक जिएगा ये पाकिस्तान, चीन से फिर मांगे 10 अरब युआन, कहा बाद में चुका देंगे। जी हाँ, कंगाली में पूरी तरह डूब चुके पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हालात पर काबू पाने के लिए वो क्या करे। भारत से बिगड़े संबंधों की वजह से वो उससे मदद मांग नहीं सकता और IMF वर्ल्ड बैंक की सख्त पाबंदियों की वजह से उससे आसानी से मदद मिल नहीं सकती। ऐसे में उसने एक बार फिर अपने आयरन फ्रेंड चीन के आगे हाथ फैलाया है। पाकिस्तान ने चीन से 10 बिलियन यानी कि 10 अरब चीनी युआन की मदद देने की गुहार लगाई है। ये मदद चीन की ओर से पहले ही दी जा रही मदद के अतिरिक्त मांगी गई मदद है। मीडिया में रविवार को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से अमेरिकी अतिरिक्त 10 बिलियन युआन यानी कि 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने कंगाली का रोना रोते हुए कहा कि वो चीन के अनुरोध से चीन की ओर से दी गई 30 बिलियन युआन की चीनी व्यापार सुविधा का पहले इस्तेमाल कर चुका है। ऐसे में अब उसे दूसरे देशों से आयात करने के लिए फिर से मदद की आवश्यकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले ही वो कई सालों से पाकिस्तान के कर्जों तले दबा हुआ है और अभी भी बिना सोचे और भी ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, पुतिन ने अमेरिका को दे दी खुली धमकी, कह दिया अगर रूस के अंदर हमला किया तो। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने में मदद करते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रशिया का रक्षा मंत्रालय जवाब देने के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमला किए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बावजूद इसके समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस कारण शीत युद्ध के बाद एक बार फिर रशिया और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया। इस बीच रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध अब तक अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा है। जी हाँ, पुतिन ने कह दिया ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि रशिया इस तरह के कदम पर किस तरह का प्रतिक्रिया देगा, लेकिन मॉस्को को उसी के अनुसार जवाब देना होगा और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत के 3 सबसे बड़े रक्षा खरीदार आर्मेनिया, फ्रांस और अमेरिका। जी हाँ, किस देश ने क्या खरीदा अपने भारत से, बता दें। भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच खुलासा हुआ है कि अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत सैन्य निर्यात के शीर्ष 3 ग्राहक बनकर उभरे हैं। भारत को आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि वर्तमान में दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से हथियार खरीदने के मामले में शीर्ष 3 देशों में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शामिल है। रक्षा मंत्रालय देश में रक्षा निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है ताकि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन उपकरणों के घरेलू उत्पादन में सुधार हो सके। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका को निर्यात में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी वैश्विक रक्षा कंपनियों के लिए भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित विमानों और हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण पुर्जे शामिल है। फ्रांस को निर्यात में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है, जबकि आर्मेनिया को निर्यात में ATGS आर्टिलरी गन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति हथियार, लोकेटिंग रडार और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, बंगाल में TMC पर खूब बरसा अमित शाह जी। कहा पहले सुबह रविंद्र संगीत सुनाई देता था, अब बम की आवाजें आती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रायोजित घुसपैठ और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया और दावा किया है कि संदेश खाली में महिलाओं पर हमले तथा RG कर अस्पताल में एक चिकित्सक से बलात्कार, हत्या जैसे मामले इस बात के सबूत है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की और राज्य में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने बंगाल में जहां सुबह सुबह रविंद्र सिंह संगीत यानी टैगोर के गीत सुनाई देते थे, वहां अब हर जगह बमों की आवाजें सुनाई देती हैं। बंगाल में सरकार प्रायोजित घुसपैठ जारी है। कटमनी और संगठित गिरोह के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया, स्वास्थ्य क्षेत्र और राशन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अमित शाह जी ने कहा कि इससे छुटकारा पाने और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का सोनार बांग्ला यानी विकसित बांग्ला बनाने के लिए बंगाल के लोगों को 2026 में भाजपा की सरकार बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में 2/3 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ये कटमनी संस्कृति और भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। साथ ही बता दें, ईरान पर हमले का नेतन्याहू को अपने ही देश में नहीं मिल रहा खुलकर समर्थन। किस नेता ने क्या कहा बता दें। ईरान पर किए गए हमले के बाद इजरायल को अपने ही घर में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच इजरायल के राष्ट्रपति सुरक्षा मंत्री इटामर बेन गवीर ने ईरान में अप्रैल में किए गए हमले के विरोध में भावहीन प्रतिक्रिया के लिए इजरायल की आलोचना की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान के रणनीतिक संपत्तियों को लक्ष्य बनाना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसे अगले फेज में ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमें ईरानी खतरे
खतरे को खत्म करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली है। इजराइल के विपक्षी दल के नेता और इजरायली लेबर पार्टी के हेड यायर गोलान ने ईरान पर किए गए हमलों को लेकर कहा कि खुद को जंग में झोंके बिना ईरान के सुरक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशंसा की बात है। हालांकि ईरान के तेल रिजर्व और उसके परमाणु कार्यक्रमों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आलोचना भी की। साथ ही साथ बता दें, आम चुनाव में बहुमत खो सकती है प्रधानमंत्री इशिवा की पार्टी। सर्वेक्षण से बड़ा खुलासा, वित्तीय घोटाले से जनता नाराज। दोस्तों, जापान से बहुत बड़ी खबर। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो एलडीपी आगामी आम चुनावों में बहुमत खो सकती है। रविवार को होने वाले इस अहम चुनाव में एलडीपी और उसके सहयोगी कोमितो पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किसी भी पार्टी को 465 में से 233 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। जापान के सार्वजनिक टेलीफोन एनएचके ने रविवार को यह जानकारी दी। एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक मतदाताओं में कथित वित्तीय घोटालों को लेकर नाराजगी है, जिसका अवसर चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है। 1 अक्टूबर को जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद इशिवा ने चुनाव के लिए इसलिए कराए हैं ताकि वे अपने पूर्ववर्ती फूमियो किशिदा की हार के बाद जनता का समर्थन हासिल कर सके। साथ ही साथ बता दें, भारत ने समंदर में उतारा चीन का काल तो कांप गया पाकिस्तान। कहा हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया। जी हां, भारत ने पिछले दिनों अपनी चौथी न्यूक्लियर सबमरीन को गुपचुप तरीके से समंदर में उतारा, लेकिन खबर तो बाहर आनी ही थी। जब ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, पैर कांपने लगे। पाकिस्तान के पुराने नेवल ऑफिसर अब सोशल मीडिया पर ये मानने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और भारत की नेवी पाकिस्तान नेवी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। समंदर में बड़ी भारत की ताकत तो पाकिस्तान में हाय तौबा मचा ही रही है। जल थल नभ में भारतीय सेना के बढ़ते पराक्रम ने पाकिस्तान को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और अब आईएनएस अरिदमन समंदर में भारतीय नौसेना की ये वो छोटी सी ताकत है जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। जी हाँ, अब हालात ये है कि भारतीय नौसेना की ताकत पर पाकिस्तान के पूर्व नौसैनिकों को सांप सूंघ गया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर कब खत्म होगा तनाव, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया जवाब। दरअसल भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों को अपनी सेनाओं को पीछे हटाने में कुछ समय लगेगा। लद्दाख में देपसांग और डेमचोक में सैनिकों का पीछे हटना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शत्रुता समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करना हमारा अगला कदम होगा। हालांकि ये तब संभव नहीं होगा जब तक कि भारत इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाता कि चीन भी यही चाहता है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए जयशंकर जी ने बताया कि लद्दाख में देपसांग और डेमचोक में आपसी सहमति से गश्त करने और पुरानी स्थिति में वापस लौटने को लेकर सहमति बन चुकी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही 2020 वाली स्थिति कायम हो जाएगी। साथ ही साथ बता दें, चीन में 75 साल बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा जन्म दर। हजारों किंडरगार्टन को और स्कूलों को कर दिया गया बंद। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश चीन में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार तीसरे साल चीन में जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 75 साल में पहली बार जन्म दर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि जन्म दर में कमी के चलते हजारों नामी किंडरगार्टन और स्कूलें बंद कर दिए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 14,808 किंडरगार्टन बंद हो गए हैं। चीन में जनसांख्यिकी संकट गहराता जा रहा है और जन्म दर में गिरावट एवं बच्चों के नामांकन में गिरावट के मद्देनजर हजारों नामी किंडरगार्टन बंद कर दिए गए हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। चीन के शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किंडरगार्टन की संख्या में 14,808 की कमी आई है और ये घटकर 2,74,400 रह गई है। चीन की गिरती जन्म दर के नवीनतम संकेतक में यानी कि हाल ही और लेटेस्ट इंडिकेशन में ये लगातार दूसरी वार्षिक गिरावट है। साथ ही साथ बता दें, आयरन मैन चैलेंज पूरा कर पहले सांसद बने तेजस्वी सूर्या। पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई। जी हाँ, लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने रविवार को आयरन मैन ट्राइथलॉन पूरा करने वाले पहले सांसद बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 8 घंटे 27 मिनट और 32 सेकंड में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले 2022 में सूर्या एक रिले टीम का हिस्सा रहते हुए 90 किलोमीटर साइकिलिंग सेगमेंट पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और कई अन्य नेताओं ने सूर्या को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम मोदी जी ने पोस्ट करके कहा कि सराहनीय उपलब्धि है। मुझे यकीन है कि ये कई युवाओं को फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रेरित करेगा। आप भी दोस्तों कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आयरन मैन तेजस्वी सूर्या को। साथ ही साथ बता दें, शेख हसीना के खिलाफ मर्डर केस में रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपी जाएंगी। बांग्लादेश की अदालत ने दे दिया आदेश। दोस्तों, बांग्लादेश की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 23 अन्य के खिलाफ हत्या के मामले की जांच की रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई। हत्या का ये मामला मीरपुर
ढाका में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत पर दर्ज किया गया था, जब शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार ने छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलनों पर यह बड़ी कार्रवाई की थी। 5 अगस्त को 77 वर्षीय शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था और भारत आ गई थी। महीनों तक चले इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। वहीं बता दें, अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी, कहा दोबारा हमला करने की गलती मत कर देना। जी हां, इजराइल के हमले की बता दी सच्चाई। दोस्तों, इजराइल और ईरान में जंग छिड़ गई है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए थे। अब इजराइल ने जवाबी हमले में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और उसके मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों का निशाना बनाया है। इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, अमेरिका तुरंत एक्टिवेट हुआ और ईरान इजराइल के बीच अमेरिका वॉच करने लगा। ऐलान कर दिया गया कि अब दोनों देशों का हिसाब पूरा हो चुका, अब यही से लड़ाई खत्म कर दो। अमेरिका ने ईरान को आगाह करते हुए बता दिया कि जवाबी कार्रवाई मत करना, हम इजराइल के साथ है। तो वहीं बता दें, फिजी ने श्री श्री रविशंकर जी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आखिर किन कामों के लिए हुए हैं ये सम्मानित, बता दें, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। श्री श्री रविशंकर जी को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रातू विलियम एम कोटोनीवेरे ने ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि दी। ये सम्मान उन्हें आत्मा के उत्थान और विभिन्न समुदायों में शांति और सद्भाव स्थापित करने में उनके अथक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उनको कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, सूडान से बड़ी खबर, सैनिकों ने गांव में बोल दिया हमला, तोपों से 50 निहत्तों को मार डाला, 200 लोग घायल। जी हां, गैर सरकारी समूहों के अनुसार मध्य सूडान के एक गांव पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF के हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक यानी मोर देन 200 घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार गेजीरा राज्य की राजधानी वार्ड मदनी के स्वयंसेवी समूह रेजिस्टेंट कमेटी ने कहा कि शुक्रवार सुबह RSF मिलिशिया ने अल कामलिन इलाके के अल सेहरिया गांव पर भारी गोलीबारी की। बयान में कहा गया कि अल सेहरिया गांव के 53 से अधिक नागरिक मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। तो वहीं बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर चीन का काला साया ड्रैगन ने नतीजे प्रभावित करने के लिए बनाए हजारों फेक सोशल मीडिया अकाउंट। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चीन की रणनीतियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। चीन से आने वाली एक प्रमुख चिंता यह है कि वह चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए हजारों फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है। जैसा कि द एपॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है, एक ओछी जानकारी फैलाने की योजना चीन की वैश्विक राजनीति पर प्रभाव डालने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है और अमेरिकी चुनाव इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य है। बॉक्सर्स की पहचान जो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, उसके माध्यम से चीन पिछले कई वर्षों से अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव के नजदीक इसके प्रयासों में तेजी आई है। ये फर्जी प्रोफाइल असली नागरिकों का रूप धारण करके चीन के भू राजनीतिक हितों के समर्थन में खास मुद्दों को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबर, शिंदे गुट ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट कर दी जारी, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में संजय निरुपम को दिंडोशी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये शीर्ष नेता चुनावी समर में कितनी ख्याति हासिल कर पाते हैं। गौर करने वाली बात यह कि मिलिंद देवड़ा वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में होंगे। अंधेरी पूर्व सीट पर पूर्व बीजेपी नेता मुरजी पटेल को खड़ा किया गया है। यह सीट पहले से ही चर्चा में थी, क्योंकि शिंदे ने पहले यहां से पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एंटीलिया मामले में आरोपी प्रदीप शर्मा की पत्नी को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी। हालांकि बीजेपी ने इस पर जोरदार आपत्ति जताई, जिसके बाद योजना बदलनी पड़ गई। तो वहीं बता दें, अयोध्या की दिवाली होगी बेहद ही खास, विशेष दीपकों से जगमगाएगा रामलला का मंदिर। जी हां, देश भर में दिवाली को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक दिवाली को सेलिब्रेट करने की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, अयोध्या की बात करते हैं, जहां अयोध्या में 8वें दीपोत्सव के तहत सरयू नदी के तट पर 28 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों के बीच रामलला के मंदिर में इस बार एक विशेष तरह के दीपक जलाने की योजना है। अयोध्या में विशेष दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही है। सरयू के घाटों पर आगामी 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसमें 28 लाख दीपों को सजाने के लिए 30,000 से ज्यादा स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। इन दीपकों की खासियत यह है कि इसमें मंदिर में धाक धब्बे नहीं लगेंगे और न ही कालिक होगी। इसके अलावा इनके देर तक रोशनी भी होगी। इसके दौरान मंदिर को आकर्षक फूलों से भी सजाया जाएगा। ये जानकारी राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है। तो वहीं आपको बता दें, छठ फेस्टिवल को लेकर रेलवे का सबसे बड़ा और सख्त कदम, रिजर्वेशन वाले कोच में नहीं चढ़ पाएंगे जनरल टिकट वाले। दोस्तों, आगामी दिवाली और छठ पर्व पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। इस बार बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को रिजर्व कोच में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी और स्टेशन में प्रवेश के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। बिना टिकट वालों की एंट्री पर सख्ती, बिना टिकट यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर अलग एंट्री की व्यवस्था की गई है। ये यात्री गेट नंबर 12 से प्रवेश करेंगे और उन्हें ग्रीन पाथ के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर पानी, पंखे और लाइट की
व्यवस्था की गई है। पुलिस बल द्वारा रस्सियों के सहारे रास्ता बनाकर उन्हें उनके जनरल कोच तक पहुंचाया जाएगा ताकि भगदड़ जैसी स्थिति से बची जा सके। दोस्तों, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही दौड़ पड़ते हैं यात्री। ये देखते हुए रेलवे अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली खबर में।